नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। माहौल तो कुछ ऐसा बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सेना ने, उनके युद्धपोतों ने, कि जैसे किसी भी समय अब बस ईरान की खैर नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब का जो एक बयान अभी आया है, ताजा ही बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान वार्ता की टेबल पर आए, एग्रीमेंट करे और एग्रीमेंट में ये क्या चाहते हैं, ये प्रपोजल भी कहीं ना कहीं उन्होंने ईरान के पास भेजा था। वो किस तरह का एग्रीमेंट चाहते होंगे, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। और ये अटैक करेंगे या नहीं करेंगे, हमला करेंगे तो क्या स्थितियां बनेंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर ये यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है या पहले जैसी कार्रवाई होती है या बस केवल एक माहौल बना करके उसको घुड़की में ले लिया जाए और काम सिद्ध कर लिया जाए, क्या इसके लिए अयतुल्ला अली ख़ुमैनी और उनके सलाहकार तैयार होंगे? ये भी बड़ा प्रश्न है। और अगर ये जंग छिड़ी, जैसा कि ईरान ने भी कहा है कि हमारी नज़र में सब उन ठिकानों पर है जो अमेरिकी सैन्य अड्डे खाड़ी के देशों में हैं। हमें सबका पता है और सब हमारे निशाने पर है। और ज़ाहिर है नेतन्याहू भी डरे हुए हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेड डील हुई है भारत और ईयू के बीच में, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। कई तरह की चीजें आ रही हैं सामने। कुछ राष्ट्र प्रमुख दिल्ली आने वाले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित और जियोपॉलिटिकल रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना साहब। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको और बुलाने के लिए धन्यवाद। और दर्शकों को ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे की थोड़ी सी लेट बधाई आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये बताइए कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा ईरान के ऊपर, और चाहता क्या है? ये सवाल अमेरिकन प्रेस पूछ रही, सेकंड पार्ट, कि अमेरिका चाहता क्या है, कि ईरान के साथ अमेरिका का डायरेक्ट इशू क्या है, अदर देन ये कहना कि ईरान से वो चाइना की सप्लाई रोकना चाहता है, या ईरान ब्रिक्स में घुस के और तेल का एक निर्यात शुरू करेगा तो डॉलर की ट्रेड हिट होगा। बट क्या इज इट वर्थ इट? जितनी मोबिलाइजेशन, जितना खर्चा, जितना रिस्क वो ले रहा है, अमेरिकन थिंक टैंक्स को ये नहीं समझ आ रही कि इसको जस्टिफाई कैसे करें। सद्दाम हुसैन के टाइम पे इन्होंने एक बोगी छोड़ी कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, निकला कुछ नहीं, लोग भूल गए। पिछले साल ईरान को मारने आया तो बोला इसके पास न्यूक्लियर वेपन बनने वाला, बस बन गया था, हमने रोका है मार के, वो भी सब बोगी थी, आपको पता है। इस बार न्यूक्लियर वेपन की बात ही नहीं हो रही। तो वो जो एग्रीमेंट की बात कर रहा है, देखिए ट्रंप है झूठा इंसान, वो झूठ बोलता है। और उसने इतनी मोबिलाइजेशन करके अपना जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन वहाँ ले आया, जॉर्डन में फाइटर्स डिप्लॉय कर दिए, कतर में बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए, और जो धमकियां दिए जा रहा है, इसके बाद ये अगर अटैक ना करे तो इसकी जो फजीयत होगी वो हिस्टोरिक होगी। लेकिन मैं बताऊं को क्या करेगा ये एक और झूठ बोलेगा। ये बोलेगा, रात को मेरे को फ़ोन आया खुमैनी साहब का, वान साहब को फ़ोन आया मेरे वाइस प्रेसिडेंट को, और उसने बोला हम बात करने के लिए तैयार हैं। भाई किस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं? मुद्दा तो पता चले। जब तक न्यूक्लियर कर रहा था तब तक मुद्दा था कि भाई ईरान बोलेगा ठीक है हम न्यूक्लियर नहीं बनाते। अभी हुआ क्या है? ईरान ने इतना क्या कर लिया 12 जून के बाद कि आप उसके ऊपर चढ़ाई करने लग गए। तो ये झूठ बोलेगा और इस स्थिति से निकलेगा। क्योंकि अगर ये नहीं निकला तो जैसे आपने पहले इंडिकेट कर दिया कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो इजराइल को है। और ये सब क्यों हो रहा है? इजराइल ने कहा हम 60 नो 600 की 60 600 या 60 मिसाइल्स का को संभाल लेंगे, मतलब उतनी हम मार खा लेंगे। बेसिकली क्या होता है, उनके जहाज। हाँ जी, के आसपास की बात कर रहा था जी कि 700 मिसाइल तो हम झेल लेंगे। लेकिन उसके बाद उसने जो बाकी सेंटेंस है वो मीडिया को बताया नहीं ना। उसका सेंटेंस पूरा वो होता है जब वो कहता है बेशर्ते ईरान में रजीम चेंज हो, उसकी गारंटी हो। अब पंगा क्या पड़ गया है कि गोली चलाने से, बॉम्ब फेंकने से अब रजीम चेंज नहीं कर सकते।
आप देश को तबाह कर सकते हो, लीडरशिप को मार सकते हो, रजीम चेंज नहीं होती। जो क्लासिकल रजीम चेंज जो अपने नेपाल में देखी होती, या बांग्लादेश में देखी, या लीबिया में देखी, वो बमबारी से नहीं होती। उसके लिए जा तो आपको बूट्स उतारने पड़ते हैं ग्राउंड पे, जो आपकी औकात नहीं है। क्योंकि एक भी अमेरिकन मरा और बॉडी बैग पहुंचा अमेरिका में तो ट्रंप की रही सही सारी इज्जत खत्म। दूसरा, इजराइल के पास हिट लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, और आयरन डोम की कैपेबिलिटी जो है हमने देख ली। दूसरे 12 जून को जो अटैक हुए थे पिछले साल, उसमें ईरान ने भेद दिया था उसके सिस्टम को। तीसरा, ईरान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अमेरिका के ऊपर सीधी लड़ाई शुरू करेगा। वो अमेरिका को नहीं मारेगा, अमेरिका के दोस्तों को मारेगा, जिसमें कतर, टर्की, जॉर्डन और सऊदी अरबिया उसकी हिट लिस्ट पे हैं। और यहाँ कुछ भी हो गया ओंकार जी, आप देखिए जो पर्शियन गल्फ से ईरान, इराक, कुवैत, ओमान और फिर इनके कुछ टापू हैं जो सऊदी का टापू फलाना, इन सब की ऑयल सप्लाई दुनिया में डिस्टर्ब हो जाएगी। उसका जो इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया जो भरेगी, इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। और ईरान चलो तबाह हो जाएगा, मान लिया। तबाह कैसे होगा? अगर ईरान ने, जैसे मैंने खुद बहुत दिन पहले ट्वीट किया था कि मैं ईरान में होता तो मैं तो कर देता शुरू। अगर मेरे को इतने धमका रहे हो ऐसे के तैसे, मैंने तो मरना ही है और मेरे पीछे चाइना और रशिया खड़ा है, तो मैं तो ठोक के मरूंगा। इतना ज़रूर है कि अगर अमेरिकन बेड़े के ऊपर, आपने 3 दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, जैसे अमेरिकन बेड़ा खाड़ी में आया, ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनका ड्रोन उसके ऊपर से उड़ के आया। तो जो ड्रोन एक जंगी बेड़ा, और जंगी बेड़ा एक जहाज होता नहीं, डिपेंड करता साइज, 15 जहाज हैं, 20 जहाज हैं, एक मदरशिप होता है और बाकी उसके प्रोटेक्शन में होते हैं। अगर उनके ऊपर से जो ड्रोन उड़ा सकता है तो वो ड्रोन से हिट भी कर सकता है। उस बिल्कुल फोटो में भी दिखता है पूरे एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट डेक के ऊपर हैं, उसके ऊपर से ड्रोन बड़े लो लेवल पे उड़ के निकला है। और ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी तो रशिया ने यूज़ की है, ये सबको पता है। तो स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर ईरान में खुमैनी जो 90 साल का हो चले, अगर उसको मरना ही है तो वो नहीं परवाह करेगा। लेकिन अगर उसने एक बेड़े का एक जहाज उड़ा दिया, कोई एक जहाज, मदरशिप ना भी उड़ाया, क्योंकि जो रशियन मिसाइल है, जो भी रशिया ने 2 महीने पहले टेस्ट की, उसका तोड़ अमेरिका के पास नहीं है। तो जब मैं कहता हूँ कि रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़ा है, और लोग बीच में ट्विटर में मेरे पीछे पड़ गए थे, कोई किसी के लिए लड़ता, मैं क्या भाई साहब इतना हमें भी ग्रांट कर दो, हमें पता कोई किसी के लिए लड़ता। आपकी बैकिंग और आपको सप्लाई क्या आ रही है डिपेंड करता है। एक बिल्कुल मिसाइल चाहिए, एक मिसाइल भेजनी है रशिया ने, अगर भेजी और ईरान अगर इनकी मदरशिप को हिट कर गया, तो जो मुंह काला होगा ना अमेरिका का। और अगर कहीं B-52 जो उड़ने बिठा रखे हैं कतर में, अगर उनमें से कोई डैमेज हो गया, तो अमेरिका का जो रही सही है ना इज्जत, सुपर पावर से एकदम से टूटती हुई पावर नजर आएगी। बिकॉज सुपर पावर की सारी गेम मिलिट्री उस पर होती है, जिसमें आज तक ये प्रूव्ड हैं कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनका पाला वेनेजुएला से ही पड़ा, क्यूबा, मेक्सिको, उधर ही लड़ते हैं, इधर नहीं। ईरान से पिछली बार भी नूरा कुश्ती करके गए थे। तो 70% चांस ये लग रहा है मेरे को कि ये बोलेगा कि एक बात के लिए हम तैयार हैं, फोन आ गया है। ये नहीं बोलेगा किस विषय पे बात, विषय तो कोई है ही नहीं। विषय ये है कि इजराइल चाहता है कि ईरान खत्म हो, और इजराइल जो चाहता है वो अमेरिका को करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इजराइल का कंट्रोल है। इस बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये टैको करके निकल जाएगा। 30% चांस अगर लड़ाई हुई ओंकार जी, तो बहुत भयंकर लड़ाई होगी। इसमें दुनिया का जो हम पावर इक्वेशन चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, वो होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज इस लड़ाई में चाइना सीधा लड़ने नहीं आएगा वो, जी क्योंकि सीरिया गवा चुके हैं रशिया और चाइना, उनका लास्ट पोस्ट बचा ये। वो फिर यहाँ पे आपको ताइवान के आसपास कुछ करते हुए नजर आ सकता है। अटैक ना भी करे, ब्लॉकेट लगा के बैठ जाए। इधर भाई साहब ने साउथ कोरिया से पंगा ले लिया टैरिफ के ऊपर। इनफैक्ट जब हमारी डील हुई है, उस दिन वो साउथ कोरिया को गाली निकाल रहा था ट्रुथ सोशल पे, कि तुम्हारी ऐसे, तुम कैसे कर सकते हो, डील करके 6 महीने हो गए हैं, हाउ कैन यू से नो, पीछे से हमारी डील होगी। और ये डील 18 साल बाद हुई है। और अगर आप देखेंगे हमारी जो यूरोप के साथ डील हुई है, इसकी बात बाद में करते हैं। ये जो मैडम इनकी प्रेसिडेंट है, वो पिछले साल भी आई थी, तो उसकी पिछली विजिट से लेके अभी के बीच में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका को भनक पड़ी कि इस स्टेज पे पहुंच गई है डील। दवाज से पहले, दवाज में तो उसने बोला था कि मैं जा रही हूँ मदर ऑफ डील करने। तो ईरान पे वापस आते हैं। तो ईरान पे स्टेक्स जो हैं वो, इसराइल सबसे ज़्यादा पनिश होने अगर लड़ाई लगती है, जो मैं कह रहा हूँ 30% चांसेस हैं, बहुत बड़ा तबाही होगी इसराइल की, तबाही होगी पूरी दुनिया की, ऑयल डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, इकॉनमियों की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी एकदम से, जैसे ऑयल सप्लाई रुकी। उसके अलावा सऊदीज़ का, कतर का, जॉर्डन का, तुर्की का, इनमें से सबका या किसी का नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। बदले में आपने क्या किया,
अब देखिए इसने किया क्या, गेम क्या खेली है। जो इनका रिजीम चेंज का टेम्पलेट है, अब दुनिया भी समझ जाती है ना, उस टेम्पलेट में क्या करते हैं, पहले देश को नॉमिनेट करते हैं कि इसकी हमने वाट लगानी है, उस पर सेंक्शन लगा देते हैं। जब सेंक्शन लगता है तो लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मेडिसिन कम पड़ जाती हैं, पढ़ाई के बच्चे बाहर नहीं जा पाते, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों में डिससेटिस्फेक्शन पैदा करते हैं, वो इसने की। फिर क्या करते हैं, उसमें अराजकता का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इन्होंने पिछली बार जब अटैक किया था, आपको याद होगा जून में, तो उस टाइम इनके ड्रोन्स आए, उनके ईरान के इसको मार दिया, उसको मार दिया, इधर से ईरान तेहरान के अंदर से उड़े और तेहरान भी ब्लास्ट हो गए। इस बार इन्होंने प्रोटेस्टर्स को रोड पे उतारा, और प्रोटेस्टर्स को जब बाद में वीडियोस आए कि प्रोटेस्टर्स ने मारा, मारने वाले प्रोटेस्टर कौन है, जो इन्होंने भेजे थे बाहर से कि जाओ और हजूम में जाके गोली चला लो। लेकिन इतना सिंपल नहीं है। जब प्रोटेस्टर्स बाहर आए तो ईरान ने रिएक्ट किया, ईरान ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको मारने के लिए भी भेजा, कंट्रोल करने के लिए भेजा। तो पूरा उसका एनालिसिस, कौन सी बेस क्या है, कितने लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं लोकल सिटी में, कितनी कैपेबिलिटी है। क्योंकि आप किसी भी आर्मी बेस को देखोगे ना बाहर से, तो आपको कभी अंदाजा नहीं होगा कि इसके अंदर क्या है। आपको लगेगा 100 लोग भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। फिर आपको अगर नंबर पता भी चल जाए तो ये नहीं पता चलता कि इसमें से कितने हैं जो डिप्लॉय किए जाएंगे, क्योंकि तरह तरह के हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, अपना अपना काम होता है। लेकिन प्रोटेस्ट करवा के अमेरिका ने मैपिंग कर ली ईरान की, कौन से शहर में। पहले क्या था, पहले तेहरान पे नजर होती थी, तेहरान पे ड्रोन उड़े, तेहरान में सेनापति को मारा, तेहरान पे बम्बार्डमेंट हुई, खत्म। अभी वो नहीं है, अभी ईरान बहुत बड़ा देश है। तो उन्होंने मैपिंग कर ली कि कौन से शहर में पावर सेंटर सिक्योरिटी फोर्सेस का कहाँ है जो रिएक्ट करता है लोकल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये अटैक करने आता है, जिसका मैं कह रहा हूँ 30% चांस है, तो आप देखेंगे कि उन सभी सेंटर्स पे बोmbardment होगी, उन टारगेट्स को हिट किया जाएगा, इनकी आर्मी को, आईआरजीसी को क्रिपल किया जाएगा। और साथ में उधर से सीरिया से जो बात आई थिंक पिछले हफ्ते हुई भी थी, आईएसआईएस के 1 लाख भर्ती कर रहा है, इधर से बलोच वालों को बोला तुम भी आ जाओ, कुर्दों को बोल रहा तुम भी आ जाओ, तो ये पूरी अराजकता फैलाएगा। और उस टाइम जब उनकी सेना पे टारगेट होगा, तो हो सकता है हमें उससे जस्ट पहले या उसके साथ साथ हमें एक बार फिर प्रोटेस्ट होते हुए नजर आए। ये इसका प्लान है। प्लान लड़ाई में चलता नहीं है, हम सबको पता है। ईरानियन की एक खासियत है, वो अपना जितनी मर्जी गाली निकाले रजीम को, जब ईरान पे खतरा बनता है तो वो सारे पीछे खड़े हो जाते हैं अपने खुमैनी के। दूसरा, खुमैनी ने क्या किया है, परसों, कल और परसों की रात को उसने सारे अपने अपने 3 सक्सेसर नियुक्त कर दिए, और सारे जनरल्स को बोला कि आप अपने 3 अफसर्स आगे वाले जो 3 सीनियरिटी में, उनको नियुक्त कर दीजिए, उनको प्लान दे दीजिए कि ये हमारा प्लान है, हम मारेंगे, डजेंट मैटर, आप एग्जीक्यूट करोगे, आप भी मर गए तो तीसरा एग्जीक्यूट करेगा। तो उसने 3 टीयर की, मतलब अपने को मिला के 4 टीयर की लीडरशिप उसने ऑर्डर दे दी है। वो लीडरशिप कितना ओबे करती है, उसमें कितनी सबवर्शन हुई है, किसको कहाँ खरीदा गया वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो कर रहा है जो कि लड़ाई के लिए तैयार होता हुआ देश कर रहा है। तो इसको मैं समराइज यही करूंगा कि 70% चांसेस हैं कि ट्रंप एक झूठ बोलेगा और निकल जाएगा, अभी प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है, लड़ाई लड़ने की औकात नहीं है। और 30% चांस अगर लड़ाई लग गई, और लड़ाई लगने का बड़ा कारण इसराइल के अलावा ये भी है कि एप्स्टाइन फाइल और इसके जो मुकदमे खुल रहे हैं घर में, ये उधर से भी अपना लोगों का ध्यान बटाना चाहता है, इमरजेंसी लगाना चाहता है, और इमरजेंसी में इसकी स्वीपिंग पावर इसके पास आ जाती है, अदरवाइज मिड टर्म में तो उसका काम खत्म है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ, उसकी अपनी कंपल्शन है, बिकॉज अमेरिकन डिस्कशन आप देखिए, वो लोग तड़प रहे हैं पता करने के लिए कि हम ईरान को मारना क्यों चाहते हैं, ईरान ने हमारा क्या बिगाड़ा, न्यूक्लियर खत्म हो गई तो क्या बचा। सो ये एक बड़ा एक पेचीदा सा माहौल है, और ट्रंप उसमें कहते हैं ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करने की कोशिश कर रहा है, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। जी आपने लगभग सभी बिंदुओं को कवर कर लिया है अजय जी। आज का बयान में देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, इनके बयान बड़े, मुझे कई बार मेरे सिर से ऊपर उतर जाते हैं। किसी एक महाशक्ति का एक राष्ट्रपति इस तरह के बयान देगा। कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वे इस बार हमसे समझौता कर लेंगे। ईरान सरकार को अमेरिकी मांगों के आगे झुक जाना चाहिए। अगर पहले ही डील हो जाती तो ईरान आज मजबूत देश होता। मतलब भीख मांग रहे हो, क्या कर रहे हो कि उनको झुक जाना चाहिए हमारी मांगों के आगे। मांगे तो क्या है, मांगे मेरा सवाल ये, मांगे क्या है भाई, ये तुम्हारे वो आसपास नहीं है,
तुम्हारी ज्योग्राफी नहीं मिलती उसके साथ, लाखों में किलोमीटर मतलब हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, तो ये तुम्हें इजराइल कह रहा है इसको मारो, और इजराइल डर भी रहा है, तो इसलिए ये भी डरा हुआ। नहीं 14 जनवरी को उन्होंने खड़का देना था, लेकिन ईरान की वही कह रहा हूँ, अगर समुद्री बेड़ा हिट हो गया या बॉम्बर भी हिट हो गया, इजराइल तो हिट होना ही होना है, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और वैसे ईरान का एक बात ये भी है, ये तो झूठ बोलता ही है, ईरान भी हिस्टोरिकली मेरा नूरा कुश्ती करता है अमेरिका के साथ, तो देखते हैं कहाँ होती है। जो पिछली बार अटैक हुआ था अजय जी, तो नेतान्याहू ने कहा था कि हमारे पास सटीक सूचना है, हम खमेनेई को निपटा सकते हैं। तो अमेरिका ने तब कहा कि नहीं, निपटाना नहीं है, उसको जिंदा रखना है। तो ये डबल गेम अमेरिका भी तो खेलता है कि अगर उसको मरवा दिया या मार दिया उसको, तो इसका बहुत बड़ा हथियारों की सप्लाई का और दूसरे गेम खत्म हो जाएंगे इस पूरे रीजन में। ईरान को ये ख़त्म नहीं करना चाहता, बट वही है कि इजराइल का कितना प्रेशर है वो देखना पड़ेगा। और सही बात है, अगर ईरान का थ्रेट निकल जाता है तो फिर आपको यूएई और सऊदीज और जॉर्डन वाले क्यों सल्यूट मारेंगे, उनको उनका खतरा इनको इसी से है। तो पर ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ ईरान की लड़ाई ईरान में ख़त्म नहीं होगी, ये बहुत बड़े लेवल पे फैल जाएगी। रशिया को अपने इंटरेस्ट बचाने हैं, चाइना को अपने इंटरेस्ट देखने हैं, खाड़ी के मुल्कों को अपने इंटरेस्ट देखने हैं। यूएई भी आज थोड़ा सा उल्टी तरफ आ रखा है, इसराइल की तरफ झुका हुआ है, लेकिन अमेरिका की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता। तो इसराइल और अमेरिका के बीच में भी कुछ इश्यूज हैं। तो अब हमें अंदर की जानकारियां तो होती नहीं, बट हम बाहर बैठ के असेसमेंट करते हैं। तो इतना मुझे लगता है एज ए सोल्जर, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि अगर लड़ाई हुई तो अमेरिका और इसराइल का बहुत नुकसान होगा। ईरान तो देखो, अगर ईरान नहीं भी लड़ेगा, अगर उनको इन्होंने मारने का सोच ही रखा है, इसको तबाह करना, तो कर ही जाएंगे। लेकिन बड़ा खतरा जो हमें लग रहा है वो ये है एज इंडियंस, भारतीय होने के नाते, कि अगर इन्होंने ईरान के अंदर ये वाला मॉडल लगाया, एक मॉडल ना बम्बार्डमेंट की, मारने की कोशिश की है, वो तो हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर इन्होंने जिहादी अंदर डाले, आईएसआईएस के, इधर से बलोच वाले, उधर से कुर्द, उधर से अजेरी, उधर से सारे, तो इन जितने जिहादी चीज़ें कन्वर्ज करेंगी तेहरान की तरफ, उनमें से किसी की भी आपस में आइडियोलॉजी नहीं मिलती। बलोचिस्तान वाले एथनिसिटी पे बात करते हैं कि हम बलोच हैं। अजेरी जो हैं वो अपनी इस्लाम को लेके झंडा लेके, अजरबैजान की आदत है, वो उस झंडे को लेके घूम रहे हैं। आईएसआईएस तो सबको पता है, दुनिया को पता है, गला काटना और बलात्कार करने, तीसरा काम नहीं आता उनको, लूटना ऑफ कोर्स। और जो कुर्द हैं वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एरिया के लिए लड़ रहे हैं। इनका कहीं भी इनकी आपस में नहीं मिलती। जब ये कन्वर्ज नहीं होगा तो वो होगा जो काबुल में हुआ था। आपको याद है जब रशियन निकल गए और मुजाहिदीन के 4 कमांडर काबुल के चारों एरिया में बैठ गए, फिर इन्होंने आप एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट शुरू की, पूरा का पूरा काबुल तबाह कर दिया। तो ये भी यही करेंगे। तो उससे होगा क्या कि ईरान में रजीम चेंज नहीं होगी, ईरान ब्रेकअप हो जाएगा। और अगर ईरान ब्रेकअप हो गया और ये जिहादी उसमें आ गए, जैसे सीरिया का जिहादी बैठा है, और उसको पीछे अमेरिका वाले हाथ रखेंगे, हाँ हाँ यू गुड गुड शाबाश, वो आके फिर उसके बगल में है पाकिस्तान जो पहले टूटा हुआ है, और पाकिस्तान के बाद है हम। तो पता चला ये पूरी जो गर्म लहर है जिहादियों का, जो गजवा करने का, कैलिफेट बनाने का जो सपना है, ये जिहादी हमारे बॉर्डर के सामने खड़े हो गए। ये नहीं है कि वो हमें कुछ कर लेंगे, वो तो हम उनको चेप देंगे, लेकिन एक थ्रेट आज ईरान का होना और अफगानिस्तान का होना, मैं बहुत बड़े इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमें हमारी तरफ आती हुई गर्म हवाओं के बीच में ये दो देश खड़े हैं, और हमें इनको बिल्कुल। हेल्प करनी चाहिए। जी। अब आते हैं जरा ट्रेड डील की तरफ। जो ट्रेड डील हुई है अजय जी, इसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? ये भारत की एक बड़ी जीत है, मोदी जी की बड़ी सूझबूझ का एक प्रतीक भी है, और ट्रंप को, अमेरिका के जिनके बिगड़े हुए बोल थे, नवारो हो, बेसेंट हो, तमाम दूसरे लोग हों, उनके लिए एक मैसेज है कि आप पूरी दुनिया के कान नहीं उमेड़ सकते हैं, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, धमका नहीं सकते, घुड़का नहीं सकते, और अपनी शर्तों पर किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो टेबल पर बैठ करके जैसे आप चाह रहे हैं वैसी डील पर साइन करें। तो भारत इसलिए भी अब अलग-अलग अमेरिका से त्रस्त देशों की उम्मीद बन करके सामने आया है। ओंकार जी, मैं परसों आदि के इंटरव्यू में एक बात कही मैंने, जो मेरे दिल से निकली, और मैं यहाँ फिर रिपीट करता हूँ। हमारे जो
प्रधानमंत्री की टीम के नीचे जो जयशंकर साहब के साथ जो हमारा डिप्लोमेटिक कद बढ़ा है ना दुनिया में, वो हम काफ़ी लोगों को नज़र नहीं आता, बिकॉज वो हमें अफेक्ट नहीं करता, हमें लगता है हमें क्या करना है। लेकिन आज भारत की ये साख है कि एक टाइम होता ना, दुनिया आपको रिक्वेस्ट करती है, यार प्लीज़ लड़ाई रुकवा दो। और हमारे साथ भी हुआ था जब जेलेंस्की से मिले और रशियन प्रेसिडेंट को भी मिले। अब हम उस उम्मीद के ऊपर चले गए हैं। अब दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि भारत लड़ाइयाँ रुकवाएगा, भारत पीड़ित लोगों की मदद के लिए आएगा, जिसको दवाई नहीं चाहिए तो ये देगा। ये जो कद है ना, बड़े क्रिटिसिज्म हुआ उस टाइम कोविड वैक्सीन के टाइम पे। हम लोग ना बड़ी छोटी विचार, छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं और हम समझते नहीं कि बड़ी गेम क्या खेली जा रही है। आज दुनिया एक्सपेक्ट करती है, और ये अगर आप भारत के बाहर बैठे हैं और भारत को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि भारत कल तक यहाँ था तो आज यहाँ पहुँच चुका है। अब उम्मीद किससे बिल्कुल करते हो? भगवान से उम्मीद करते हो ना कि हमें बचाएगा। उसके बाद फिर ज़मीन पे अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास उम्मीद से जाते हो। लेकिन आप ग्लोबल अफेयर्स में अगर किसी देश से उम्मीद कर रहे हो बिना रिक्वेस्ट किए कि ये तो देख ही रहा है, जैसे हमने कहते हैं महादेव आप देख ही रहे हो, मैं क्यों बताऊं आपको, आप हमें पालो बचाओ, ये छवि है भारत की। अब आते हैं डील पे। इसमें 2-3 पहलू, वो ठीक है बड़ा अच्छा हुआ, गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। अभी हमने पीना छोड़ दिया विस्की, तो अभी विस्की सस्ती हो जाएगी, तो अब मेरे को तो फायदा नहीं, आप भी शायद नहीं पीते, बट चलो जो पीते हैं। नहीं, और यूरोप से, मैंने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा नहीं, मैं तो पीता था पर मैंने छोड़ दिया। तो यूरोप से कोई भी चीज़ सस्ती नहीं आएगी। यूरोप एक ऐसा खंड है जहाँ पे लाइफस्टाइल बड़ा ऊंचा है, पूरी दुनिया को लूटा है, ऐश की है, तो वहाँ सस्ती चीज़ें मिलती नहीं ना, वहाँ की चीज़ें सस्ती प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ मर्सिडीज आएगी, हाँ 60 लाख वाली अभी 30 में 32 में बिकेगी, वो फर्क आएगा हाई एंड ही। और हमारे जो बच्चों को मौका मिलेगा, जो इसने वहाँ पे वीज़ा का बैन लगाया, यहाँ पे हमारे लीगल सेल खुल रहा है भारत में, वो तो सब दुनिया जानती है। जो डील हुई है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस की डील हुई है, हमारा क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज की हुई है, वो सारे हुई है। उसके थोड़ा परे देखते हैं। परे ये है कि एक दिन पहले जो अखबारों में भी नहीं आया, हमने रशिया के साथ $60 बिलियन की डील की गैस खरीदने की। भारत में गैस कंजप्शन इतनी है ही नहीं, हम गैस पे नहीं चलते, हम क्रूड पे चलते हैं, गैस पे चलता है यूरोप। और यूरोप की सप्लाई बंद हो रखी है रशिया से, जब गैस इन्होंने पाइप उड़ा दी और अमेरिका ने दादागिरी बोला मेरे से खरीदो। और अमेरिका की जो गैस थी तब उसने कहा था मैं और कतर आपको सप्लाई करें। सबसे बड़ा भंडार तो कतर के पास है, दूसरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, और फिर रशिया के पास है। तो तब ट्रंप ने इनको कहा था कि ऐसी की तैसी रशिया को छोड़ो तुम, हम आपको अभी सप्लाई करेंगे, मैं करूंगा। तो कतर के पास सप्लाई तो है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट दुनिया से हो रखे हैं, हमारा 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट है। तो कतर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट तो देगा नहीं, कैपेसिटी उतनी है। तो कतर ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा भाई जितना मैं दे रहा हूँ दुनिया को, जो पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है मैं उनको पूरा कर रहा हूँ, मैं को 5-7% और दे सकता हूँ, और नहीं दे सकता। अमेरिकन कहा मैं दूंगा। अमेरिकन गैस यूरोप में जब आती है 30% महंगी होके आती है। तो ये $60 बिलियन की डील हुई है, और जिसमें हम गैस कंज्यूम नहीं करते इतना, तो ये गैस कहाँ जाएगी? ये गैस रशिया से होके भारत में आके रीपैकेजिंग होके क्रूड की तरह यूरोप में जाएगी। तो पहला यूरोप की भी इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है ना महंगाई के कारण। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है ट्रंप के मुंह पे। और हमने $60 बिलियन की डील को अखबारों में इसलिए नहीं उछाला, बिकॉज कहते हैं फिर मोदी जी का स्टाइल है, वो मीठा बदला लेते हैं बिल्कुल ठंडा खिला के। तो ये एक बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है कि डिपेंडेंसी। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि चाइना को हम कॉरिडोर दो, वो हमारे महानुभावों ने कुछ और ही सक्षम वैली से जोड़ के मेरे पे कमेंट मार दिए, चलो उनकी बुद्धिमत्ता। मैं कहता हूँ कि आप गढ़वाल से दो, बिकॉज आप जब दुश्मन को या कॉम्पिटिटर को अपने पर डिपेंड कर लेते हो ना ओंकार जी, वो फिर आपसे पंगा नहीं लेता। हाँ मगर आप देखिए, आपके 2 प्लॉट जुड़े हुए हैं, रूल कहता है 4-4 फुट छोड़ के अपना घर बनाना। समझो प्लॉट छोटा, तो लोग के बिल्कुल ही बाउंड्री पे दीवार से दीवार जोड़ते हैं। अब एक घर के अंदर क्या है, वेंटिलेटर, उसको अंधेरा हो गया, लेकिन उसकी ऊपर वाली मंजिल है। अगर वो अपने पड़ोसी को कहे यार मेरे को छोटा सा एक वेंटिलेटर खोलने दे, तो जब तू बनाएगा तो बना लेना, तो वो बोले हाँ खोल दे, तो जिसने वेंटिलेटर बनाया ना वो उससे पंगा नहीं लेगा, बिकॉज बिल्कुल। वो डिपेंडेंट हो गया है ना। तो ये हाँ, बड़ी क्योंकि बेसिक सी कमजोर नस उसके हाथ में है ना। हाथ आ गई। तो ये हम्म, हमने यूरोप की बहुत बड़ी कमजोर नस, और इसमें रशिया पीछे खड़ा है। दूसरा, रशिया का हमारे पास आके डील करना, अमेरिका को आंखें दिखा के उनकी डील को सस्पेंड करने के बाद, ये क्लियर कट है कि रशिया के साथ यूरोप पीस प्रोसेस शुरू करेगा थ्रू अस। ये आप आते हुए दिनों में देखना होगा। जिस दिन अलास्का में ट्रंप ने हाथ मिलाया था, मैंने आपके शो पे कहा था इनकी आपस में सेटिंग हो गई है, यूरोप हवाले कर दिया है रशिया बिल्कुल। के।
है ना। आप अलास्का देखो की मीटिंग के बाद, यस बिल्कुल, ये तो वही हुआ। अभी देखो रशिया चुप से बैठा, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। मतलब आज की डेट में है कि रशिया है ही नहीं, वो यूक्रेन के अंदर ही बिजी है, ऐसा थोड़ी है, पर सही वो चुपचाप बैठा हुआ है। क्योंकि चाइना को घेरने की जो नीति है ना अमेरिका की, उसमें रशिया को कॉपरेट करना पड़ेगा। रशिया से 2 पाइपलाइन ऑयल की चाइना में जाती है। एक जाती थी पहले, दूसरी बनाकर चाइना ले नहीं रहा था, नखरे कर रहा था रेट के ऊपर। बाद में जैसे यहाँ से एनर्जी सप्लाई बंद हुई, सीपैक वाली सारा ये कहानी खत्म हुई, तो दूसरी भी चालू होगी। अगर वो भी पाइपलाइन कम होती नजर आई है फ्लो, तो फिर आप मान के चलिए कि अमेरिका तो रशिया एक ही लेवल पे है, और मकसद ये है कि चाइना को ठोकना है। तीसरा, जो ग्रीनलैंड पे इसने जो फसाद किया है ना अमेरिका ने, ग्रीनलैंड का जो इशू है उसमें आप ये समझें कि ग्रीनलैंड में अमेरिका का ऑलरेडी अड्डे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ अड्डे नहीं है, और वो अड्डे आज से नहीं है, वो कोल्ड वॉर के टाइम से है। तो ग्रीनलैंड के आर्कटिक पिघल रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन रशिया की जो सेंसर लगे हैं अमेरिका की सब पनडुब्बियों को देखने के लिए, अमेरिका के जो सेंसर लगे हैं रशियन पनडुब्बियां जो घूम रही हैं नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक में बीच में, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो फिर अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है ग्रीनलैंड लेने की? बिल्कुल। अमेरिका ग्रीनलैंड लेने इसलिए आ रहा है कि वो ग्रीनलैंड का ओनर बनना चाहता है। जब आप किसी जमीन का ओनर बनते हो तो उसका जो समुद्री पानी है 220 किलोमीटर का, वो आपका हो जाता है। तो आज अगर चाइना वहाँ पनडुब्बियां घुमा रहा है और डेनमार्क और ग्रीनलैंड में कैपेसिटी नहीं है चाइना को कंटेस्ट करने की, कल को अमेरिकन जब 220 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट के ऊपर ओनरशिप दिखाएंगे पानी की, तो चाइना का गेटवे आर्कटिक में बंद हो जाएगा। तो ये अमेरिकन प्लान में ऊपर जो ग्रीनलैंड के ऊपर जो हथियार है, ये बड़ा सोचा समझा हुआ था। वो अब ट्रंप क्या है, वो पागलों जैसी बातें करता है, पर मैं हमेशा कहता हूँ पीछे थिंक टैंक है, एक होता है। तो इस सारे कॉम्प्लेक्स इशू में यूरोप ने इसको अपने ऊपर ले लिया कि देखो जी हमारी को ईगो हट हो रही है, अपने 2-3 सैनिक वहां भेज दिए दिखाने के लिए, भाई इनको मारोगे तो तुमने हमें मारा, दैट टाइप। उस टाइम पे हमारे साथ वो स्ट्रेटजी को डिफेंस पैक्ट करता है इस डील के साथ। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है जिसको आप कह रहे हैं कि अमेरिका को बताया जा रहा है कि भाई तू ही नहीं है, तू पूरी दुनिया के डिक्टेट नहीं कर सकता, एक हद के आगे दबाओगे हमें तो हम अपना खुद ही कर लेंगे। और ये $60 बिलियन की जो गैस की डील है ओंकार जी, और जो यूरोप के साथ डील हुई है हमारा ट्रेड, ये सारा का सारा नॉन डॉलर होगा। भारत और यूरोप की इकोनॉमी दुनिया की 25% जीडीपी के बराबर है, 25 ट्रिलियन के आसपास है दोनों मिला के, 23 ट्रिलियन। बिल्कुल 23 बिल्कुल। ट्रिलियन का ट्रेड, अगर आपका $190 बिलियन का हमारा उनके साथ ट्रेड है, अगर ये यूरोज में होने लगे, वो रुपीज में होने लगे, तो फिर आप समझ ही सकते हैं। और डॉलर उनके गया। पास डॉलर गया, और जो उनके पास ट्रेजरी 3 बॉन्ड पड़े हुए हैं अमेरिका, इनके पास, यूरोपियन के पास, आई थिंक ईयू के पास 3 की 4 ट्रिलियन डॉलर के हैं। सो बहुत बड़ी बात है। पर मैं एक चीज़ आपको फिर एक चीज़ बताऊँ, मेरी जुबान काली ना हो और महादेव ऐसा ना कैसा हो, यूरोपियन के ऊपर भी ना आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। ये सारे एक ही स्टॉक के हैं। अमेरिका में कौन है? यही तो है। अमेरिका ने जब बना तो ये यूरोपियन तो गए थे वहां पे, उन्होंने तो नेटिव्स को मारा, और वहां पे तो एक इंग्लैंड बनाया था इन्होंने। तो हालांकि अपनी सरकार पे मुझे विश्वास है कि नहीं मार खाएगी, और गुजरात वाले भाई साहब तो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में वो हैं, बट लॉन्ग रन में यूरोप का भी रंग बदलते कोई आप कुछ ज़्यादा बिल्कुल। इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा वो केयर हमें रखनी पड़ेगी जी। मैं एक्चुअल में जो आखिर में सवाल पूछना चाहता था उसका जवाब आपने दे दिया आखिर में इसके, कि जी यूरोप पर क्या आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, सारे जितने भी ये देश हैं, ये तो आला दर्जे के हमसे नफरती हैं, और ये नहीं चाहते कि भारत में शांति हो। इसलिए तमाम तरह के एलिमेंट को वहां पर ये संरक्षण देते रहते हैं, सुरक्षा जी देते रहते हैं, उछल जी कूद करने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। अब आते हैं इस बात पर अजय जी, कि अब अमेरिका के साथ ट्रेड डील का क्या होने जा रहा है? बड़ा मुश्किल है कहना। अगर सिंप्लीफाई करें इसको, तो बड़ा सिंपल चीज़ सामने आती है। अगर यूरोप एग्रीकल्चर को साइड पे रख के हमसे डील कर पाया, 18 साल लग गए ठीक है, लेकिन हम भी समझते हैं कि 18 साल में सरकारें यहाँ बदली, वहाँ के हालात भी बदले, हमारे भी बदले। पिछले जब पिछले समझ लो आप 14-15 महीने से हमारी सीरियस टॉक्स हुआ है इसके ऊपर।
तो अगर हम एग्रीकल्चर को साइड पे रख के यूरोप के साथ डील कर सकते हैं, तो अमेरिका के एग्रीकल्चर डेयरी को साइड पे रख कर डील नहीं कर सकता? कर सकता है ना। पर क्या वो करना चाहता है? बिकॉज उनके स्टेटमेंट्स हैं कि कश्ती चली गई, कश्ती जा चुकी है, समय निकल चुका है, अब कश्ती वापस आएगी तो टैरिफ बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। इन्होंने हमें बेसिकली, देखो हमारे साथ जो ट्रीटमेंट है ना यूएस का, वो हमें तो फ्यूचर कॉम्पिटिटर देखते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम चाइना और रशिया के, हम रशिया के साथ हैं और रशिया चाइना के साथ है, तो वो हमें इसलिए टारगेट करता है। अगर डील नहीं होती ओमकार जी, और अगर यहाँ ईरान में कुछ हुआ, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फिर ब्रिक नेशन जो हैं वो बोलेंगे गो टू हेल, हम ईरान से तेल खरीद रहे हैं। क्योंकि जो दादागिरी ये अटलांटिक में कर सकता है ना अमेरिका अपनी नेवी के साथ, वो इंडियन ओशन में नहीं कर सकता अगर उस पर बात आ गई तो। बिल्कुल। यूरोप ने ऑलरेडी हमसे प्रोटेक्शन मांग ली है कि आप पेट्रोलिंग करो। हम वैसे पेट्रोलिंग हम ही कर रहे थे, जब रेड सी में पंगा आ रहा था बाकी सारे छुपे पड़े थे हम ही तो थे, अमेरिकन बीच बीच में आते थे, सोमालियंस को हमने कंट्रोल किया है। तो यहाँ के हमारा अपना इन्फ्लुएंस का एरिया है, यहाँ तो हमारी बनती है। तो अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका के लिए और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, बिकॉज हमने जो डील, अमेरिका की डील नहीं हो रही थी, हमारे जो लॉसेज हो रहे थे, देखो लॉसेज हो रहे थे, ये भी मानना पड़ेगा, हमें हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं था। एक्सपोर्ट ओवरऑल बड़ा बढ़ रहा था, बिकॉज कुछ चीज़ें जो नॉन टैक्सेबल थी वो नॉन टैरिफ वाली फार्मा शर्मा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, लेकिन हमारे जो चीज़ें जिन पर टैरिफ लगा था उनका नुकसान हो रहा था। सरकार ने यहाँ उनको हेल्प की, लेकिन अभी यूरोप, रशिया और चाइना और साउथ, जो ग्लोबल साउथ की मार्केट्स हमारे लिए खुल गई हैं, तो हमने वो अपना ऑफसेट कर लिया है। अभी हमें इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन हमसे अगर डील नहीं करेगा तो नुकसान किसका है? क्योंकि कल को अगर मोदी साहब उठ के बोल दिए कि ओके अगर डील नहीं हो रही तो हम आपको फार्मास्यूटिकल आप लेते हो, हम उस पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं एक्सपोर्ट करते हुए, या हम उसकी रेट बढ़ा रहे हैं, तो क्या कर लोगे आप? तो डील होगी नहीं होगी कहना बहुत मुश्किल है, पर ट्रंप को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन तमाचा बड़ी जोर का लगा है। वो कल परसों जब रात को 2:30 बजे उसने ट्वीट किया साउथ कोरिया के ऊपर, तो उधर उसके अगले घंटों के बाद यहाँ डील होगी। तो मुझे, जैसे हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना पोखरण वाला 98 में, तो अमेरिका को पता नहीं चला था। हाँ, क्योंकि तब तो मैं सर्विस में था, तो बड़े ध्यान से किया था हमारे लोगों ने। जो रेत नीचे से निकाली थी उसको नेचुरल उसी ड्यून नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ करके वैसे ही रेत बाहर निकाली, तो सेटेलाइट पकड़ नहीं पाए थे। तो मुझे लगता है ट्रेड डील अमेरिका नहीं पकड़ पाया, और अब नाउ ट्रेड डील हो चुकी है। और ईयू की जो प्रेसिडेंट है उसने बार बार ताने मारे हैं ट्रंप को। उसके आप जो भी स्पीच देखेंगे ट्रंप का नाम लिए बिना, कि ग्लोबल ये हो रहा है, ग्लोबल वो हो रहा है, इसमें हम जुट रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फजीहत हुई है। तो मुझे लगता नहीं कि जो इसकी ईगो, हमें पता ट्रंप आगे रखता है, ट्रेड डील हो ना हो हमारे लिए पंगा खड़ा कर सकता है। हमारे इंटरनल अभी देखिए यूजीसी का इशू बना हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। कैसे हुआ, कब हुआ, वो बात है अलग, लेकिन एक यहाँ पे नैरेटिव चल पड़ा और हम सब उसके बारे में लिख रहे हैं कि हमें हमें मेरे को बेसिकली इशू ये लगता है कि आप डिवाइड क्यों कर रहे हो हिंदूज को। सरकार उसको कैसे भी रोल बैक करे ना करे वो अभी सरकार की मर्जी है, बट ऐसे वाले, हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आती है ना, बेसिकली ये मैडम जो है ये ट्रंप पे निशाना देती है। हाँ और ये हाँ एक्नॉलेज करती हैं कि हमारे पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि हमारे भी हाँ यूरोप के साथ। हाँ। तो देखते हैं, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा टाइम है, बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना ओमकार जी। और अजय जी, ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, जी, अब नई दिल्ली की तरफ देखना शुरू कर चुके हैं। कॉर्नी बैक ने ऑफ, तो इधर पंगे भी लिए हैं। हालांकि कनाडा के कोई कारनामे भारत को लेकर के बहुत अच्छे नहीं हैं। अतीत तो उसके गुनाहों से भरा पड़ा है। इसके बावजूद अगर वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति की तो बहुत बड़ी जीत है। ओमकार जी, हम उम्र ही हैं, आप मेरे से बड़े हैं। कहते हैं अतीत सिर्फ लड़कियों का अच्छा होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे जमाने में लोग कहा करते थे। हमारा अफगानिस्तान के साथ एक टाइम था, अफगान कश्मीर में लड़ने आते थे, मैंने खुद लड़ा उनके साथ। आज ये है कि आज हमारे जो डिफेंस आर्किटेक्चर है, या आप कहिए पाकिस्तान, काउंटर पाकिस्तान जो हमारी, उसमें अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा एक प्लेयर है। समय बदलता है
और इसी तरीके कनाडा में हमारा बेसिक इरिटेशन या इरिटेंट क्या है, खालिस्तानी है बेसिकली ना। हमारे बच्चों ने वहाँ जाना बंद कर दिया तो $4 बिलियन उनका पर साल नुकसान वैसे हुआ। हमने वहाँ से पल्सेस दालें लेनी बंद कर दी, वो उनको और धक्का लगा। अब जो नया प्राइम मिनिस्टर अगर आके बोलता है और हमारे से अंडरस्टैंडिंग होती है, हम ये समझते हैं ना, देखो कई चीज़ें आप अंडरस्टैंड करते हो कि कैनेडियन पुलिस के पास इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो खालिस्तानियों को रोक सके। अब वहाँ हालात ऐसे बन चुके हैं, कई ऐसी जगह है जैसे हम नहीं कहते वो फलानी जगह में फ्रेंच पुलिस नहीं जा सकती, वहाँ एक गेटो बना रखा है अल्जीरियंस ने, वैसे वाली कहानी अब कनाडा के अंदर भी बन चुकी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ से आर्मी भेजेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो भी होगा, फंडिंग पे मार लगेगी, उनकी बाकी प्रॉपर्टीज पे या वीजे बंद होंगे, यहाँ से जो सिमरन सिंह मान लिख के चिट्ठियाँ लिखता है वहाँ सिटीजनशिप दिलाता पन्नू, वो सिस्टम बंद होगा जिसमें टाइम लगेगा। तो आई थिंक रियलिस्टिकली दोनों सरकारें जब बैठेंगी तो वो डिस्कस करेंगी। जब तक कनाडा बोलेगा कि ओके 5 साल लगेंगे लेकिन मैं इसको काबू कर लूंगा, बेसिकली पैसे का खेम है ना, आपको पता है जब पैसे खत्म हो गए और यहाँ से फालतू फालतू लोगों के वीजे लगने बंद हो गए तो चीज़ें श्रिंक कर जाती हैं, मर जाती हैं। वो बातें अभी बाहर कभी आएंगी नहीं। लेकिन अगर हम कनाडा से हाथ मिलाते हैं, वो यहाँ आता है और मार्च में और हाथ मिलता है, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए एज मेच्योर सिटीजन्स कि दोनों देशों में एक अंडरस्टैंडिंग होगी है खालिस्तान के ऊपर, बिकॉज वो इरिटेंट है। खालिस्तानियों के होते हुए हमारे आपस में रिलेशनशिप नहीं हो सकते, इट्स एज सिंपल। और आपको देखो अमेरिका के साथ भी जो हमारी शिकायतें हैं उसमें पन्नू बहुत बड़ा उसमें फिगर आता है, पन्नू को बचाया CIA ने, नहीं तो ठुक गया था ये। तो वो फ्रेंच जो है, देखिए एक तो रफाल तो आ ही रहे हैं हमारे पास, कोई डाउट नहीं। फ्रेंच हमारा ऑल वेदर दोस्त रहा है शुरू से, नई बात नहीं है। 98 में जब हम पे सेंक्शन लगाए तो रिपब्लिक डे परेड में आने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट आया था। और रफाल में भी देखो प्रेशर, अमेरिका का तो प्रेशर उस पर था, इसलिए फ्रेंच का और अमेरिकन का आपस में बड़ा 36 का आंकड़ा भी रहा है, और वो मुंह फटा आगे से बोल देता है। ये जो यू की प्रेसिडेंट है ये खुद यूरोप से हैं, जर्मनी से हैं, जर्मनी की डिफेंस हाँ मिनिस्टर थी। जर्मनी से। तो इसका मतलब जर्मनी से देखो जो मेन जो हमने कहते हैं ना टिक लगाने हैं लग रहे हैं, जर्मनी आ रहा है, फ्रेंच है, यूके के साथ तो डील हमारी अलग अलग से हो रखी है ना EU के अलावा। हाँ वो तो हो चुकी, नॉर्वे के साथ हो चुकी, स्विट्जरलैंड जी के साथ। या हमने तो 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं पिछले 6 सालों में, न्यूजीलैंड के साथ किया है, UAE के साथ किया है। तो ये जो राष्ट्रपति या जो भी आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि हमारा स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोग आएंगे, लेकिन अगर वो आते हैं और हमसे हाथ मिलाते हैं पब्लिकली तो हम ये मान लेना चाहिए कि अंदर अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक हो गई है। और ये हमारे लिए फ्रेंच में जो टेक्नोलॉजी, आज पूरी जर्मनी की टेक्नोलॉजी बंद है, वो कोई हम बेस्ट पार्ट क्या लगता है पता है मुझे EU डील का, कि वो हमारे पास आए हैं, जरूरतमंद वो हैं, उसके लिए हमें ट्रंप जी को थैंक यू बोलना है। मैं तो कहता हूँ कनाल प्लेस में मूर्ति बननी चाहिए एक ट्रंप की। EU जिनका नाक ऐसे ऊपर चढ़ा रहता था ना कि तुम इंडियन, तुम कौन हो, अगर हम उस टाइम डील कर लेते तो हम नीचे होकर डील करते। आज हम बराबर नहीं है, हम आज ही ऊपर है, और यूरोप हमारे बिल्कुल। पास आया। इसको पॉसिबल बनाया श्री 5008 1008 नहीं बोलूंगा इसको मैं, ट्रंप जी महाराज ने। और जो रशिया अगर हमें $60 बिलियन की गैस की डील कर रहा है, आप इमेजिन कीजिए उस पर हमारी इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो भी श्री ट्रंप जी महाराज ने किया है। तो इनका आना, और ब्राजीलियन आपको पता है वो जो मिस्टर लूला है वो तो सीधा पंगा लेता है ट्रंप के साथ, बिल्कुल। तो वो ब्रिक्स का तो फाउंडिंग मेंबर है, वो तो उसका आना बनता है। तो अच्छी बात है, पावर शिफ्ट हो रहा है, पर इसके बीच में पावर शिफ्ट ऐसे होगा नहीं, लोगों के आने से डीलों से नहीं होगा, लड़ाई होनी है, लड़ाई होने के बाद निचुड़ना है, लोग मरेंगे, उसके बाद एक नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा जो मेरे को अगले 2 ढाई 3 साल में होता हुआ नजर आता है। बट जो हो रहा है वो हमें स्ट्रांग कर रहा है, क्योंकि आज के देश में हमारी किसी का दुश्मनी नहीं है, किसी के पास रीजन नहीं है हम पे अटैक करने का। चाइना के पास था, चाइना पीछे हटा हुआ है फिलहाल, उनके अंदर बहुत गदर मचा हुआ, आपको पता ही है। पाकिस्तान की हाँ औकात नहीं है, पाकिस्तान की औकात नहीं है। और बांग्लादेश 12 तारीख को इनके इलेक्शन होने दीजिए, इनका क्या करना वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हम अच्छी गेम खेल रहे हैं, वो ईश्वर कृपा रखे देश पे, और अंदर वाला थोड़ा ठीक कर लें ये अपना सिस्टम। क्यों ऐसे मिनिस्टर बना रखे हैं, क्यों लोगों को खुली छूट दे रखी है, कोई कुछ भी बोल देता है, और वो अलग टॉपिक है, उस पर क्या मैं बात करूंगा ही नहीं। बट तो फिर सब ठीक हो जाएगा, पर होगा ये अंदर बवाल मचेंगे और मचेंगे भी अब आने वाले दिनों में।
जो अभी आप बात कह रहे थे, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बोली भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा। तो ये ट्रंप को चिढ़ाने के लिए आजकल कुछ हाँ भी। वो तो आपको पता ना, औरतें बड़े व्यंग कसने में, औरतें सास ननद बहू और ननद भाभी, हम नहीं लड़ सकते, हम लड़ के भी हाथ मिला के जप्पे डाल लेते हैं। तो उसके कल हर स्पीच में मेरे को लगा हाँ कि वो मुड़ के वो जितनी स्माइल करके मोदी साहब को देख रही थी, बेसिकली वो हाँ ताना मार के ट्रंप को। तो बेचारा ट्रंप तो अभी सोएगा नहीं रात को, क्या हुआ होगा पता नहीं, कल रात कैसे कटी उसने। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, चर्चा अच्छी लगी हो, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अजय जी का चैनल है त्रिनेत्र, वहां जी जाएं, उसको सपोर्ट भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।